हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपी पीसीएस चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, सोशल वर्क के दूसरे टॉपिक में आज हम बात करेंगे समाज कार्य के अर्थ की, अवधारणा की, प्रकृति की, मौलिक मान्यताएं तथा उसके क्षेत्र। तो ये जो 3 टॉपिक हैं आज हम फिनिश करेंगे। और मैंने जो सिलेबस अपना बनाया था पिछली वीडियो में, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं डाल दूंगा फर्स्ट लेसन को। जो लोग अभी तक नहीं दे पाए वो देख लेंगे और जो सिलेबस है वो उनको पता लग जाएगा। यही पूरा सिलेबस बनाया था मैंने। तो आप अगर नोट डाउन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप नोट्स बनाना आप शुरू करेंगे इसके साथ साथ में, तो इसको पहले लिख लें एक जगह। 2-3 पेज में आपका पूरा सिलेबस जो है लिख जाएगा। आयोग ने जो सिलेबस दिया उसके बाद में उसको मैच कर लेना आप। जो चीज़ें बचेंगी हम बाद में उसको देख लेंगे। फिलहाल मैं इस सिलेबस के हिसाब से जो है कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो प्रश्न है वह है समाज कार्य की परिभाषा, अर्थ, अवधारणा तथा प्रकृति को लिखिए। तो दोस्तों इसमें एक ही चीज आएगी, या तो हो सकता है दिया हो कि परिभाषा बताइए, या आ जाएगा अर्थ बताइए, या अवधारणा पूछ सकता है, या प्रकृति आ सकता है। कुछ भी आए, आपको ये 3 जो पॉइंट है इस पर अपना आंसर जो है देना है। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, हल्के हल्के बोलूंगा जिससे आप नोट कर सकें। देन उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। समाज कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति, समूह एवं समुदायों की ऐसी सहायता करती है जिससे वह अपनी समस्याओं के प्रति सचेत एवं जागरूक हो सकें, साथ ही साथ अपनी निहित क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास करके अपनी समस्याओं के समाधान में स्वयं सक्षम हो सकें। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बताया ये आपको पैरा वाइज लिखना है। ठीक है, तो जो अभी तक हमने बोला है वो आपको इस पैरे में लिखना है। अगेन यहां से जो है दूसरा पैरा शुरू करना है। ठीक है, यहां पर आपको बुलेट्स पॉइंट्स में एक भी क्वेश्चन का आंसर, कि इसमें तीनों टॉपिक में एक भी टॉपिक आपको बुलेट्स पॉइंट में नहीं देना है। जब भी आप लिखें तो आप पैराग्राफ लिखें। पहला पैराग्राफ की जो बात थी मैंने आपसे कंप्लीट जो है कर दिया है, और इसके साथ में अब जो सेकंड में बोल रहा हूं वो भी इसी पैराग्राफ के साथ में आपको जो है जोड़ना है। देन उसके बाद आपको ये चूज करना है। तो इसी पैराग्राफ में है, आपको लिखना है आगे। पहला जो है हम लोग लिख चुके हैं, दूसरा है आपको लिखना है मानव समाज के सभी युगों में समस्याग्रस्त और पीड़ित व्यक्ति रहे हैं। आदिकाल से ही सक्षम व्यक्तियों के द्वारा धार्मिक प्रेरणा लेकर अक्षम तथा पीड़ित व्यक्तियों की सहायता का प्रयास किया गया था। अब पैराग्राफ जो है आपको चेंज कर देना है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ से लिखना शुरू करना है आपको। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप परंपरागत समाजकार या ऐच्छिक समाजकार की उत्पत्ति हुई। सामाजिक विकास के क्रम में धीरे धीरे समाज कार्य व्यावसायिक स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। आपको इसी पॉइंट में अगले लिखना है, तब इसी पैराग्राफ में समाज कार्य का विकास प्रत्येक देश में उस देश की सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर हुआ है। फिर से बोल रहे हैं, समाज कार्य का विकास प्रत्येक देश में उस देश की सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर हुआ है। इसलिए समाज कार्य की सर्वमान्य परिभाषा आज तक नहीं दी जा सकी है। अगर आपका पेज अगर फुल हो गया हो तब तो ठीक है, नेक्स्ट पेज से आप
अगर पैरा चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर आपका पेज अभी फुल नहीं हुआ है तो आप जो है इस पैरे में यहाँ से शुरू करेंगे, पैरा आपको चेंज करना पड़ेगा। अब फिर भी समाज कार्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक विकास के क्रम में विभिन्न विद्वानों के द्वारा समाज कार्य की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर जो है हम लोग आ जाएंगे परिभाषाओं की तरफ। तो आपका अगर पेज फुल हो गया होगा तो जैसे मैंने बताया था, तो आप दूसरे पेज से शुरू कर सकते हैं, नेक्स्ट पैरा से हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पेज पर अभी हैं, आपकी मतलब कुछ लोग होते हैं छोटा लिखते हैं, कुछ लोग बड़ा लिखते हैं, तो आप अगर उसी पेज पे हैं तो पैरा जरूर चेंज करें जो मैंने लास्ट में बोला है। और इस पैरा में जो है आप यहाँ पर, अब पहला जो टॉपिक था हमारा वो तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा समाज कार्य की परिभाषा हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने इस पैरे के लिए बोल दिया है अभी कि कुछ विद्वानों ने जो है समाज कार्य की धारणा से संबंधित जो है अपनी परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। तो परिभाषाएं अब हमें शुरू करना है। अब हम लोग बी सेक्शन पर आ गए हैं, एक सेक्शन जो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बी टॉपिक में जब हम इनकी परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलिस चेनी की परिभाषा, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हैं आप, तो यहाँ पर आप क्या है एलिस चेनी हेडिंग डाल दीजिए। एलिस चेनी और विटमर फ्रीलैंडर में कल परिभाषा करा चुका हूँ, आपके पास अगर नोट है तो आप वहीं से देख के नोट कर लीजिए। सेम है, कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो है जो लोग नहीं करे हैं उनके लिए है। पहला जैसे एक टॉपिक ये 1, 2 और 3, जब 3 आपको दिख रहा है तो ऐसे आपको शुरुआत करना है। तो पहला डालिए एलिस चेनी। एलिस चेनी की परिभाषा लिखते हैं हम, वह कहते हैं कि सामाजिक संबंधों, फिर से, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विशेष ज्ञान व पद्धति के द्वारा स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही समाज कार्य है। दोस्तों ये परिभाषा हो गई। अब एक लाइन छोड़ दीजिए, अगली लाइन से शुरू करिए। एलिस चेनी की इस परिभाषा में एक कमी है कि इन्होंने सिर्फ स्वैच्छिक प्रयासों को महत्व दिया है, जबकि समाज कार्य में इनके साथ सार्वजनिक प्रयास को भी महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी एलिस चेनी की परिभाषा, और उसके साथ इसकी परिभाषा में जो कमियां थी वो भी हमने बता दी हैं। अगला आप फिर से चेंज करेंगे, हम आ जाएंगे यहां पर अगले पॉइंट पर, और वो है विटमर की परिभाषा, ठीक है। समाज कार्य का जो चैप्टर है, वो जो पैराग्राफ है ये हम कर रहे हैं, तो एक हम कर चुके हैं, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। तो अब हम विटमर की परिभाषा जो विटमर ने दी है वो लिखते हैं। समाज कार्य एक संस्था है जिसमें विशेष पद्धति और प्रक्रियाओं के द्वारा आचार संहिता की परिधि में रहते हुए सेवार्थी को सहायता दी जाती है। दोस्तों विटमर की परिभाषा हो गई। अब हम फ्रीडलैंडर की परिभाषा देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल लीजिए फ्रीडलैंडर। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। यह सहायता अकेले व समूह में दी जाती है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण
विकसित हो सके। दोस्तों, फ्रीलैंडर की परिभाषा महत्वपूर्ण क्यों है? अब ये हम एक लाइन आप फिर छोड़ दीजिए बीच में, अब लिखना शुरू कर दीजिए। पैराग्राफ वही हो, कुछ चेंज नहीं है, बस एक लाइन छोड़ दीजिए, गैप कर दीजिए कि इंपॉर्टेंस क्या है फ्रीलैंडर की परिभाषा की। सामाजिक विकास के क्रम में बदलते हुए परिवेश को देखते हुए ज्ञान विज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए फ्रीलैंडर ने अपनी परिभाषा को व्यावसायिक आधार पर स्पष्ट किया है, जैसा बाकी किसी भी विद्वान ने नहीं किया। दोस्तों, यहां पर परिभाषाएं जो हैं खत्म हो गई हैं। यही पूरे पेज में मेरे ख्याल से आ जाएंगी आराम से। ये थोड़ा आप गैप दे दे के लिखना इसमें, और परिभाषा लिख के, ठीक है, उसके कमियां हैं तो वो बता दीजिए, और उसकी इंपॉर्टेंस है तो आप वो बता दीजिए। मेरे ख्याल से परिभाषाओं से जो है ये इस तरह से आपका पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पेज से आप अगर निष्कर्ष को यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तब आपको जो है पैरा तो 100% जो है आपको चेंज करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये जो मैं इस तरह से लिखवा रहा हूँ, अगर आपको, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको ये कैसा लग रहा है, लेकिन आप अगर जो है आप कमेंट देंगे नीचे तो मुझे कुछ पता लगेगा, आइडिया आएगा। अगर ये तरीका सही नहीं है पढ़ाने का तो मैं इसको चेंज करूँगा, अगर ये ठीक है तो जो है मैं इसको कंटिन्यू करूँगा आपके लिए। तो दोस्तों, अगर अंत में हम इसको देखें, निष्कर्ष को हम लोग इसको करना शुरू करते हैं, तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि समाज कार्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा जो है नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसमें लास्ट में आपको यही लिखना पड़ेगा कि आज तक जितने भी विद्वान दिए गए हैं, क्योंकि हर जगह जो होता है कि जैसे इंडिया में जो परिभाषा दी गई हैं, अमेरिका में जो परिभाषा दी गई हैं, वो परिभाषाएं एक दूसरे की जगह जो है कार्य नहीं कर पाती। ब्रिटेन की अलग हो सकता है, भारत की अलग हो सकती हैं, ठीक है, और अमेरिका की जो है वो अलग हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष लिखना है, आपको जो स्टार्टिंग जैसे कराई गई थी, ठीक है, उसको लेना है, और बाद में परिभाषाएं। तो आपको इस तरह से जो है इसका निष्कर्ष जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर मैं आपको जब इसको समझाने की बात करता हूँ मैं, तो हम देखते हैं कि हम शुरुआत फिर से कर लेते हैं यहाँ समाजकार से, कि समाजकार जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि भाई क्या है। अब लिख तो आई थिंक आप सब लिख चुके होंगे। तो इसमें बताया कि समाज कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष से समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति और समुदायों की ऐसी सहायता करता है जिससे वे अपनी समस्याओं के प्रति सचेत जागरूक हो सकें, और साथ साथ में अपनी जो है वो क्षमताओं को विकसित कर सकें। तो मोटा मोटी एक आइडिया है आपको कि समाज कार्य में एक जो सेवार्थी और कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो यही होता है कि पहले तो कार्यकर्ता जो है पता लगाता है कि सेवार्थी की समस्याएं क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले काम उनका यही होता है कि सेवार्थी की समस्याएं क्या हैं, उस समस्या को, ठीक है, कैसी भी माध्यम से जो सेवार्थी है उस तक पहुंचाने की वह कोशिश करता है, और इसी कोशिश में कहा जाता है कि उसको सचेत करता है या उसको जागरूक करता है। देन अगला चरण जब आता है तब वो कहता है कि अब इसको ये पता लग गया है कि भाई मेरी अंदर समस्याएं क्या हैं, सेवार्थी को पता लग गया है कि मेरे अंदर अब समस्याएं क्या हैं। तब कार्यकर्ता एक कदम और आगे बढ़ाता है, फिर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर जो निहित क्षमताएं हैं या योग्यताएं हैं, तुम उनका विकास करो और अपनी सहायता स्वयं करो। ये करने में
कार्यकर्ता जो है सेवार्थी की मदद करता है। तो दोस्तों यही टोटल है समाज कार्य क्या है। यहीं पर पूरा जो बेस बनता है वो यही बनता है कि कार्यकर्ता सेवार्थी के बीच संबंध बनता है, उसके बाद में वो उसको पहले बताता है कि आपकी समस्याएं क्या हैं, देन अगले पार्ट जब उसको पता लग जाता है कि मेरी समस्याएं हैं, तब वो उसको एक कदम और आगे लेके जाता है। वो कहता है कि तुम अपनी क्षमताओं का जो है विकास करो, या अपनी जो योग्यताएं हैं उनका विकास करो, और उसके बाद में जो है अपनी समस्या का समाधान स्वयं करो। ये है समाज कार्य की जो है टोटल, जो हमने जो परिभाषा मैंने बताई थी स्टार्टिंग में एक नॉर्मल इसकी, तो वो ये है। तो आई होप ये वाला चैप्टर अब हमारा आराम से कंप्लीट हो चुका है। निष्कर्ष जो है आपको लिख देना है, जैसे मैंने बताया था, दोनों को जोड़ के नीचे। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं समाज कार्य की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो आपको लिखना है वो बुलेट्स पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, इसमें आपको एक भी पैराग्राफ यूज नहीं करना है, बुलेट्स पॉइंट में लिखना है। और बुलेट्स पॉइंट्स में जैसे लिखते हुए आप क्या देखेंगे कि मैं एक मिनट यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, कि जैसे सबसे पहला ये दिया हुआ है आंसर में कि यह एक संपर्क क्रिया है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ लिखेंगे ए लेना है, 1 लेना है, जो भी आपको लेना है, जैसे बुलेट्स पॉइंट्स में यहाँ लिख रखा है, तो ए आप लिखेंगे और पहला टॉपिक डालेंगे आप, पहला पॉइंट यही डालेंगे, ये है एक संपर्क क्रिया है। देन इसके आगे जो है आप लिखना शुरू कर देंगे कि ये कैसे है। ठीक है, तो संपर्क क्रिया है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में जैसा संबंध बनता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि कार्यकर्ता है जो होता है वो सेवार्थी से संपर्क करता है, और वो पहले उसको जागरूक करता है, सचेत करता है उसकी समस्याओं के प्रति। देन उसके बाद जब वो जान जाता है कि हाँ मेरी जो समस्याएं क्या हैं, उसके बाद वो एक कदम और आगे बढ़ाता है अपना, और वो उसको बताता है कि तुम अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का कैसे विकास कर सको, और उसके बाद जो अपनी समस्या है उसका समाधान तुम स्वयं कैसे कर सकते हो। तो इस तरह का जो है कार्यकर्ता सेवार्थी का संबंध जो होता है, ये बताने के लिए कार्यकर्ता जो है सेवार्थी से संपर्क करता है। तो यह एक संपर्क क्रिया है। कार्यकर्ता और सेवार्थी के संबंध में एक पूरा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट की समाज कार्य में कार्यकर्ता और सेवार्थी का संबंध बताइए। तो बड़े बड़े तौर पर जो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा इसका बाद में, तो आप जो है कर चुके होंगे, तब इसको ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। सॉरी, अभी ये जो है हम क्योंकि पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो ज्यादा आपको लिखना नहीं होगा, आपको सिर्फ ये इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है कि ये एक संपर्क क्रिया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप 1-2 लाइन इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। अगला जब आता है तो यह एक व्यावसायिक सेवा है, तब आप यहाँ पर वी डालेंगे अगला पॉइंट, और यहाँ पर जो है थोड़ा गैप दे देंगे एक दूसरे में, उसके बाद यहाँ पर शुरू कर देंगे आप कि यह एक व्यावसायिक सेवा है। तो यह एक व्यावसायिक सेवा है, इसमें आप फ्रीडलैंडर का जो है एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रीडलैंडर ने परिभाषा दी है। तो जैसे फ्रीडलैंडर ने कहा है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। यह सहायता अकेले व समूह में दी जाती है जिससे उसमें आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण विकसित हो सके। तो परिभाषा देनी है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, इसमें आपकी आराम से 4 लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। अगला है दोस्तों, यह एक सहायता मूलक प्रक्रिया है। ये भी मैंने पहले आपको बताया था कि आदिकाल से जो सक्षम लोग हैं वो अक्षम लोगों की सहायता करते आते हैं जो असहाय हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में जो लोग एक कार्यकर्ता जो है सेवार्थी की सहायता करता है, उसे संपर्क करते, तो इसमें एक दूसरे की मतलब मदद की जाती है। तो यह एक सहायता मूलक प्रक्रिया है। समाज कार्य एक सामाजिक क्रिया है। तो जब ये कुछ आप पॉइंट डालेंगे तब आप नोट करेंगे एलिस चैनी की परिभाषा, क्योंकि एलिस चैनी ने कहा था कि सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विशेष ज्ञान व पद्धति के द्वारा शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही समाज कार्य है। तो यह एक सामाजिक क्रिया है। तो आप एलिस चैनी की परिभाषा यहाँ पर लिख देंगे इस पॉइंट में। और पहले ही बताते हो आप लिख देंगे कि जैसे समाज कार्य एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि समाज कार्य एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि एलिस चैनी ने की जो परिभाषा है उसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विशेष ज्ञान और पद्धति के स्वैच्छिक प्रयोग के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप उनकी परिभाषा लिख देंगे यहाँ पर।
क्योंकि देखिए खाली पॉइंट डालना और फिर उसको बार बार उसी को लिख देने कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप पॉइंट डालें, उसके बाद में आप किसी को बताएं कि हाँ भाई इस विद्वान ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अच्छा है कि आप उसकी परिभाषा जो है लिखें साथ में। अगला है समाज कार्य में उपचार और नियोग दोनों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि समाज कार्य में सिर्फ किसी समस्या का उपचार ही नहीं किया जाता, उस समस्या की जड़ क्या है उसका पता भी किया जाता है। क्योंकि देखिए जड़ अगर खत्म नहीं करेंगे तो आपका उपचार करने का कोई फायदा नहीं है, वो बीमारी जो है, वो समस्या जो है आपको बार बार आती रहेगी। तो इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि समाज कार्य में सिर्फ उपचार ही नहीं किया जाता है, उस जो समस्या है उसका जो है नियोग भी किया जाता है। ठीक है, उसका पता भी लगाया जाता है कि भाई ये समस्या जो है क्यों उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसकी विशेषताएं थी, 5 विशेषताएं थी। अंत में अगर आप निष्कर्ष लिखने की बात आए तो निष्कर्ष आप नोट कर लीजिए, क्योंकि निष्कर्ष थोड़ा लंबा है आपको बताने है, तो पॉइंट डाल लीजिए निष्कर्ष। इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान, मानवतावादी दर्शन और मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। जिसमें सामाजिक संस्था के माध्यम से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवार्थी को इस प्रकार सहायता दी जाती है कि उसके व्यक्तित्व में आत्मनिर्भरता की क्षमता विकसित हो सके। दोस्तों ये जो निष्कर्ष है, आप जो है समाज कार्य की जो बताया था समाज कार्य क्या है और समाज कार्य परिभाषा क्या है, उसमें भी आप इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। बस आप एक जो लाइन है यहाँ से ये हटा दीजिए कि इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि होता है। ठीक है, तो विशेषताएं हटा देंगे तो आप ये निष्कर्ष जो है वहां लिख देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी समाज कार्य में जो टॉपिक है वो वही है, कुल मिलाकर जो बात आती है अंत में वही आती है कि सेवार्थी जो कार्यकर्ता जो होता है, सेवार्थी संपर्क करता है, उसकी समस्या को जानता है और अंत में उसकी समस्याओं का निदान ढूंढ कर उसको बताता है, उसको जागरूक करता है और उससे कहता है कि भाई तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी योग्यताओं को जानो और अपनी जो है आप स्वयं को आत्मनिर्भर बनाओ। ठीक है, तो सारी जो निष्कर्ष है वो एक ही है, तो आप इस निष्कर्ष को जो है समाज कार्य वाला जो क्वेश्चन था पिछला, उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, समाज कार्य की मौलिक मान्यताएं, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बेसिक अजम्पशन ऑफ सोशल वर्क। तो इसमें इंपॉर्टेंट है पहले तो आप जान लें कि मौलिक मान्यताएं होती क्या हैं। समाज कार्य करते समय एक सामाजिक कार्यकर्ता को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यही समाज कार्य की मौलिक मान्यताएं होती हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा एक ओवरव्यू है, आपको ये नोट नहीं करना है, मैं बस बताना कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखना आवश्यक है एक सामाजिक कार्यकर्ता को समाज कार्य करते समय, उन्हीं को समाज कार्य की मौलिक मान्यताएं कहा जाता है। क्वेश्चन आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको शुरू करते हैं लिखना। तो आप डाल सकते हैं उत्तर में समाज कार्य की मौलिक मान्यताएं। ठीक है, तो पहला जो है हम पैराग्राफ, इसकी शुरुआत करेंगे पैराग्राफ से, देन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद आपको पूरा एक पैरा जो है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिखना शुरू करें। समस्या समाधान के क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता कुछ निश्चित तथ्यों पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं
इनको ही समाज कार्य की मौलिक मान्यताएं कहा जाता है। हेलन क्लार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में समाज कार्य की मौलिक मान्यताओं के बारे में लिखा है। तो दोस्तों यहाँ ये जो है हमारा पूरा एक पैरा शुरू हो गया। अब आप यहाँ से जो है एक लाइन छोड़ के पॉइंट वाइज शुरू करिए लिखना। तो पहला जो पॉइंट है आपको डालना है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं या पूरक होते हैं। ठीक है, जैसा आप लिखना चाहें। तो ये पहला पॉइंट आप डालिए, फिर हम इस पर लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं हम लोग, समाज कार्य अभ्यास की एक प्रमुख मौलिक मान्यता यह है कि व्यक्ति समाज में समाज के कल्याण एवं विकास के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। समाज का भी यह उत्तरदायित्व है कि व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त करे। जैसे आपको यहां पर एक एग्जांपल देना है। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप जो है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, जैसे देखने को मिलता है हमें कि बाल श्रम जो है भारत की एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, सबको पता है ये बात। और इसके निदान और उपचार के लिए भारत सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन नीति भी बना रखी है और विभिन्न कार्यक्रम भी इसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अगर समाज कार्यकर्ता की दृष्टि से देखें तो बाल श्रमिकों का उन्मूलन तभी हो सकता है जब सेवार्थी के व्यक्तित्व में सुधार एवं परिवर्तन के साथ साथ उसकी सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का अवलोकन और मूल्यांकन किया जाए। तो यहां आइडिया यही है कि सबको पता है भारत में बाल श्रम है, नीति भी है उसके ऊपर बनी हुई, एक्ट भी है कि भाई किसी ने बाल श्रम कराया तो उस होटल के खिलाफ या किसी भी ऐसा कोई बिजनेस है तो उसमें उसके खिलाफ उसको दंड भी दिया जाएगा। कठोर कानून बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान जो है हम लोग नहीं कर पा रहे। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब उस व्यक्ति का जो उसका सामाजिक परिवेश है, उसकी आर्थिक दशा है, वही सही नहीं है। अब मान लीजिए किसी जो गरीब परिवार से बच्चे होते हैं, हम लोग बहुत यहाँ दिल्ली में मेट्रोज में ले लो, आप किसी मंदिर के बाहर ले लो, तो बहुत से बच्चे जो हैं बेचारे वो भीख मांगते हैं या कोई इस तरह की उनको वो इस तरह का और कोई काम करते हैं। ठीक है, उनको मजदूरी करनी पड़ती है किसी होटल में, कहीं अपने जैसे हम लोग ही चले जाते हैं कहीं होटल का, बोल देते हैं छोटू 2 समोसे लाना, तो भाई वो छोटू नहीं है, लेकिन उसकी समस्या है यही है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए वो वहाँ काम कर रहा है। वरना वो बेचारा भी किताबें लेके कहीं पढ़ने के लिए जाता है या नहीं जाता है, लेकिन आर्थिक
जो उसकी कमजोरी है वो उसको वहां पर खींच के लेके आती है। वो कभी अपने मन से नहीं आता कि मुझे किसी होटल में जाके नौकरी करनी है, वहां के बर्तन साफ करने हैं, लोगों को वहां पर खाना देना है, ठीक है। और वो अपना जीवन पूरा सोचिए, अगर उसकी बचपन की स्टार्टिंग उसकी यहाँ से है तो उसका जीवन का अंत क्या होगा। और इतनी महंगाई में और इतने क्या उसको क्या मिलता होगा एक दिन में। मुश्किल से कोई मालिक अगर किसी होटल में किसी बच्चे से काम करा रहा है तो क्या 40 50 100 रुपये उसको पर डे का दे देगा, उसके उससे क्या होगा। बचपन की जो उसकी आवश्यकताएं वो तो पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन बाद में उसके जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब अब बाल अपराध आता है तो वो यहीं से उठ के चला आता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, समाज के प्रति भी और सारी चीज़ों को भी वो नज़रअंदाज करने लगता है। तब उसके सामने कानून नाम का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि जब आदमी भूखा होता है ना, तब वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो यहाँ बाल श्रम की समस्या इसीलिए बनी हुई है कि हम लोग उस पर एक्ट बना दिए और सारे नीतियां जो हैं तैयार हैं हमारी, और सारे प्रोग्राम भी हो रहे हैं, खूब फंडिंग चल रही गवर्नमेंट से, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है, कर भी रही है। लेकिन जिसकी आवश्यकता है, जिसकी समस्या है, उस तक कुछ नहीं पहुंचता है, क्योंकि ना तो उसके जो सामाजिक परिवेश है उसको देखा जाता है और ना उसकी आर्थिक दशाओं को चेक किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो समस्या जो है वो निरंतर चलती रहती है। आई होप आप इसका एग्जाम्पल जो है आसानी से लिख लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है समाजकार ज्ञान और दक्षता का मिश्रण, ठीक है। तो इसको लिखना शुरू करते हैं। समाजकार ज्ञान और दक्षता का मिश्रण है, इसलिए समस्या समाधान की प्रक्रिया में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। व्यवहारिक ज्ञान का विकास प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। समाज कार्य के अभ्यास में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि व्यवहार से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए निपुणता व कौशल की आवश्यकता होती है। सामाजिक कार्यकर्ता व्यावसायिक अभ्यास में दोनों पक्षों को महत्व देता है। दोस्तों, मौलिक मान्यताओं में अगला पॉइंट है, व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई है। पॉइंट डाल लीजिए आप इसको, फिर उसके बाद लिखना शुरू करिए इसी में। व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई है और संपूर्णता में ही अंतःक्रिया करता है।
सामाजिक कार्यकर्ता इस मौलिक मान्यता में विश्वास रखता है और समस्या समाधान की प्रक्रिया में उसके व्यक्तित्व के दोनों पक्षों का अध्ययन, व्यक्तित्व के दोनों पक्ष के साथ में आप वहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आंतरिक प्लस बाह्य, व्यक्तित्व के दोनों पक्षों का अध्ययन करके समस्याओं को सुलझाता है। एग्जाम्पल में से आप लिख दें, मानसिक अवसाद से पीड़ित कोई व्यक्ति है, तब इस तरह सामाजिक कार्यकर्ता उसकी मदद करता है। दोस्तों अगला है, प्रत्येक स्तर पर सेवार्थी को आत्मनिर्णय का अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये पूरा पॉइंट है, आप इसको डाल लीजिए। अब इसमें आगे लिखना शुरू कीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता इस दार्शनिक मान्यता को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम सेवार्थी की नष्ट हुई क्षमताओं को पुनर्स्थापित करता है और व्यावसायिक सीमा की परिधि के अंदर अध्ययन, निदान और उपचार की प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर उसे आत्मनिर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों मौलिक मान्यताओं में ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक स्तर पर सेवार्थी को आत्मनिर्णय प्रदान करने का अवसर जो है सेवार्थी प्रदान करता है। देखिए, इस कार्यकर्ता और सेवार्थी का जो मध्य का जो संबंध होता है वह उच्च संबंध होना चाहिए और उस संबंध में जो है विश्वास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अगर कार्यकर्ता सेवार्थी को मौका ही नहीं देगा, ठीक है, किसी निर्णय को करने का, तो पहली बात तो वो उसकी समस्या को अच्छी तरह से पहचान ही नहीं पाया है। जब आप किसी की समस्या को अच्छी तरह से पहचान ही नहीं कर सकते, तब उस समस्या का आप हल कैसे खोज सकते हैं। जब सेवार्थी को स्वयं पता लगेगा कि भाई, और कार्यकर्ता सेवार्थी दोनों को पता है कि भाई ये मूल समस्या है, तब जो है निर्णय लेने के लिए जो है हर स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर शुरुआती पे, और जब शुरुआत करना जानने वाला हो कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है, जब जान चुका हो, और उसके बाद उसकी जो क्षमता है उसके द्वारा उसकी समस्या को निदान करने के लिए आप तीसरी स्टेज पे जब होते हैं, तो प्रत्येक जो स्तर है आपका, प्रत्येक स्तर पर आप सेवार्थी को मौका दीजिए, उसका उसका जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको जो है विकास करने में उसका सहयोग कीजिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया होती है। ये अगला पॉइंट आपको यहां डालना है, व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया होती है। इसके पॉइंट में आप लिखना शुरू कीजिए। आप इसमें समाज कार्य की एक प्रमुख मौलिक मान्यता यह है कि
व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया होती है। लेकिन जब अंतःक्रिया में अवरोध या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तब उसी स्तर पर समस्या की उत्पत्ति होती है। अब एग्जाम्पल में आप यहां पर लिख लीजिए, एक परिवार में 5 सदस्य, मैं समझा दे रहा हूं आपको, फिर आप लिख लेना। एक परिवार में जैसे मान लीजिए 5 सदस्य हैं, ठीक है, तो उसमें 4 लोग तो मेहनत कर रहे हैं, 5वां मेहनत नहीं करता, वो पूरा दिन आवारा गर्दी करता है, घूमता है, आराम से मस्त है उसकी लाइफ। 4 लोग मेहनत कर रहे हैं तो वो सोचता है ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं क्यों मेहनत करूं। तो इस तरह क्या होता है कि जो उनके बीच में जो है अब इस तरह से अवरोध और बाधाएं उत्पन्न हो जाती है कि हम क्यों काम करें, ये व्यक्ति तो काम ही नहीं करता और ये आराम से खाता पीता मस्त रहता है। तो यहां पर ये एग्जाम्पल है कि एक परिवार के सदस्यों के बीच जो असमायोजन, जो समायोजन था वो बिगड़ जाता है और उसी स्तर पर जो है समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तब ये सारी समस्याएं जो हैं, जो आपस में जो उनका मनमुटाव होता है वो बढ़ने लगता है, टकराव होने लगता है। तो फॉर एग्जांपल आप जैसा आप समझें वो लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि परिवार में जो है आंतरिक कलह हो जाता है असमायोजन के द्वारा लोगों के बीच में, तो उसके कारण इस तरह की उत्पत्ति, जो समस्या की उत्पत्ति होती है। निष्कर्ष में हम जो लिखेंगे, अब लिखना शुरू कीजिए। उपर्युक्त मौलिक मान्यताएं, पैराग्राफ जरूर चेंज कर लें। उपर्युक्त मौलिक मान्यताएं सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय परिवेश में प्रासंगिक सिद्ध होती हैं। परंतु क्रियान्वयन के स्तर पर अमेरिकी पृष्ठभूमि पर आधारित ये मौलिक मान्यताएं भारतीय परिवेश में समायोजित नहीं होती हैं। दोस्तों मौलिक मान्यताएं जो दी गई हैं, तो सैद्धांतिक दृष्टि तो सही है वो, कि जैसा अब जैसे गरीबी अमेरिका में भी हो सकती है, गरीबी यहाँ भी है, तो उन चीजों को जो बेस बनाकर जब ये सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो एकदम ठीक है। भारतीय जो परिवेश है उसमें भी सिद्ध है। लेकिन अगर इनका क्रियान्वयन देखा जाए, ठीक है, तो क्रियान्वयन में दोनों में जो है अंतर हो सकता है, ठीक है। यानी क्रियान्वयन मतलब कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान किस तरह से किया जाना चाहिए, तो यहां पर ये दोनों में डिफरेंस हो सकता है। जो अमेरिकी जो वहां की पृष्ठभूमि है उसके हिसाब से अलग तरह से क्रियान्वयन किया जाए, किसी समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन जो भारत की पृष्ठभूमि है वो उससे एकदम अलग है, और जिसके लिए ये जो क्रियान्वयन वहां था वो जरूरी नहीं कि वो यहाँ पर भी सही हो। तो ये इसका निष्कर्ष है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज कार्य के क्षेत्र, बेसिक फील्ड ऑफ सोशल वर्क। इसकी अवधारणा को हम देखते हैं। समाज कार्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है, क्योंकि समाज के किसी भी स्तर पर जब व्यक्ति और समूह का सामाजिक समायोजन प्रभावित होता है, तो ऐसे प्रत्येक स्तर पर समाज कार्य की विधियों और प्रविधियों का
जो प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यानी कि सीधा संपर्क यही है कि इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है और व्यक्ति और समूह के बीच जिस तरह का कोई सामाजिक जो समायोजन है उसमें जब कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं तब उसके निदान के लिए विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब समाज कार्य के जो क्षेत्र हैं वो नीचे मैंने लिख रखा है। तो पहला है परिवार कल्याण और दूसरा है श्रम कल्याण। तो दोस्तों आप यहाँ पर पॉइंट डाल दीजिए, ये बुलेट्स पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा। परिवार कल्याण बड़ी हेडिंग होगी और उसके अंदर आप जो है लिखना शुरू कीजिए। समाज कार्य के अभ्यास में परिवार जैसी संस्था का विशेष महत्व है, क्योंकि परिवार के द्वारा ही परिवार के पीड़ित या वृद्ध सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन औद्योगिकीकरण व नगरीकरण के कारण वर्तमान समय में परिवार जैसी संस्था जो पहले चिकित्सक के रूप में थी वह आज रोगी की भूमिका में परिवर्तित हो गई है। अर्थात भौतिकतावादी और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के कारण वर्तमान समय में परिवार की संरचना प्रभावित हो रही है। जिसके कारण पारिवारिक विघटन की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं या उनको बढ़ावा मिल रहा है। परिवार में संबद्धता की भावना को मजबूत बनाने के लिए और परिवार जैसी संस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता विशेष रूप से वैयक्तिक कार्यविधि तथा समूह कार्यविधि का उपयोग करता है। दोस्तों ये जो था परिवार कल्याण का जो समाज कार्य के जो क्षेत्र हैं वो देख रहे हैं। तो पहला इसमें है परिवार कल्याण। तो इसमें पहला तो ये आपको बताया जा रहा है कि इस तरह की समस्या है और उसका जो समाधान है वो जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको जो अगर समझने की बात करें तो वो कह रहा है कि जो समाज में जो परिवार था, उस जो पारिवारिक संस्था थी तो उसका जो है पहले विशेष महत्व होता था, क्योंकि उसके अंदर कोई व्यक्ति है या कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसको जो है एक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जो प्रदान करता था परिवार। लेकिन आज का जो टाइम है औद्योगिकरण नगरीकरण के कारण ये वर्तमान समय में जो परिवार है जो पहले चिकित्सक की भूमिका यानी कि वो उनको सुरक्षित करता था उससे आज वो रोगी की भूमिका में जो है उसकी भूमिका जो है परिवर्तित होती जा रही है। उसका कारण यह है कि आदमी की जो सोच है भौतिकतावादी और व्यक्तिवादी होती चली जा रही है। परिवार जिसके कारण टूट जाता है तो जो सोचिए जो परिवार में यंग लोग होते हैं वो किसी नगर में चले जाते हैं जॉब्स करने के लिए और जो वृद्ध होते हैं वो गांव में ही रह जाते हैं या वो उनको अपने साथ नहीं रखते हैं। तो जिस तरह से पहले परिवार एक सामाजिक जो चिकित्सक के रूप में था वो वही परिवार आज जो है रोगी के रूप में, क्योंकि रोग उत्पन्न कर रहा है वो और उस व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, परिवार टूट रहा है। इस कारण यही चीजों का समाधान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जो है व्यक्तिक कार्यविधि और समूह कार्यविधि का उपयोग करने की बात करता है। अगला है श्रम कल्याण। तो श्रम कल्याण आप हेडिंग डाल दीजिए और उसके अंदर हम लिखना शुरू करते हैं। किसी भी प्रतिष्ठान के नियोक्ता एवं श्रमिक महत्वपूर्ण अंग होते हैं।
नियोक्ता का संबंध यहाँ पर मालिक से है, किसी भी जगह का मालिक हो सकता है या हेड हो सकता है, ठीक है, कुछ कोई भी हो सकता है, इसलिए ये नियोक्ता है। और दूसरा है श्रमिक। तो इनके जो है इनको बताया जा रहा है कि किसी भी प्रतिष्ठान में नियोक्ता एवं श्रमिक जो होता है महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दोनों के मध्य अच्छा समन्वय होना आर्थिक विकास की पहली शर्त होता है। सामाजिक कार्यकर्ता नियोक्ता पर दबाव डालकर श्रमिक वर्ग के लिए बेहतर आर्थिक व्यवस्था करने तथा बेहतर आवासीय सुविधा, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दबाव डालता है। ताकि श्रमिक वर्ग बेहतर दशाओं में अपने कार्य का निष्पादन कर सके। जिससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और इसका लाभ दोनों पक्षों को मिलेगा। दोस्तों, श्रम कल्याण भी समाज कार्य के क्षेत्र का एक भाग है। और इसमें यहाँ पर जो श्रम कल्याण में जो बात की जा रही है कि जो नियोक्ता है, जो मालिक है और जो श्रमिक हैं, ठीक है, वो दोनों जो है बहुत एक उस एरिया के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और दोनों के अंदर समन्वय होना बहुत जरूरी है। सामाजिक अगर समन्वय नहीं है तो सामाजिक कार्यकर्ता जो है नियोक्ता पर दबाव बनाता है कि आप जो है आर्थिक व्यवस्था यानी कि अच्छी सैलरी दीजिए, उसके साथ में उनके रहने की व्यवस्था भी आप ठीक कीजिए, मनोरंजन के साधन के लिए आप उनको छुट्टी भी दीजिए और अगर स्वास्थ्य कुछ उनको प्रॉब्लम है तो उनको एक जीवन बीमा जो भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। कल्याण संबंधी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो नियोक्ता है उसको तो आर्थिक रूप से लाभ होगा ही होगा, अच्छा उत्पादन होगा और साथ में जो है श्रमिक है उसकी भी जो सामाजिक दशा है वो सही रहेगी। तो इससे क्या होगा, दोनों को लाभ होगा। अगला क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, समाज कार्य के क्षेत्र में अगली जो हमारी जो पॉइंट है वो है अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है, तो इसको आप डाल लीजिए, इसमें लिखना शुरू कीजिए। आज विश्व जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग विभिन्न कारणों से समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है। यह वर्ग सभ्य कहे जाने वाले समाज के तौर तरीकों से तथा सुविधाओं से वंचित है। अतः समाज कार्य का यह उद्देश्य होता है कि या सामाजिक कार्यकर्ता का यह उद्देश्य होता है कि वह संबंधित संस्थाओं पर दबाव डाले जिससे इस प्रकार की योजनाएं या कल्याण संबंधी प्रावधान लागू किए जा सकें जिससे इन वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन कर इनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।
तो दोस्तों ये अनुसूचित जाति और जनजाति का जो समाज कार्य के जो क्षेत्र है तो उसमें ये टॉपिक था। तो इसमें यहाँ कहना यही है सीधा सीधा कि एक भारत में भी इस तरह की समस्या है कि आदिवासी क्षेत्रों में आप ले लीजिए, एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो सारी सुविधाओं से या और सारी चीज़ों से एकदम वो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। तो नक्सल प्रॉब्लम भी अगर इस ऐसे एरिया में जो है उत्पन्न हो रही है तो वो सिस्टम के खिलाफ जाते हैं वो लोग। तो उनको यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता का ये उद्देश्य है कि वो गवर्नमेंट पर जो है प्रेशर बनाए और उसके बाद में उनसे जो कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करें जिससे उन लोगों को भी मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो ऐसा उद्देश्य होता है सामाजिक कार्यकर्ता का अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में जो सामाजिक समस्या है उनके ऊपर। अगला है महिला सशक्तिकरण, तो उस पर लिखिए। 1991 के बाद नई आर्थिक नीति आई जिसका लाभ महिलाओं को प्राप्त हुआ और कुछ हद तक उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। किंतु दुर्भाग्यवश न सिर्फ आज उन्हें दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है, बल्कि अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी भी नहीं हुआ है। समाज का एक बड़ा वर्ग उनकी इस नई भूमिका से समायोजन स्थापित करने में असमर्थ रहा है। जिसके कारण दहेज हत्या, भ्रूण हत्या जैसे अपराधों ने उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया नामक प्रणाली की सहायता से इन अपराधों के विरुद्ध एक जनमत तैयार करता है साथ ही संबंधित संस्था पर दबाव डालकर महिलाओं के पक्ष में विधान बनाने के लिए कहता है। साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन एवं अर्थव्यवस्था के अन्य पक्षों में भी समान भागीदारी की वकालत करता है। तो दोस्तों महिला का जो क्षेत्र है समाज कार्य के महिला सशक्तिकरण पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। सरकार ने जो है एक्ट बना दिए हैं, अभी कोशिश चल रही है कि पार्लियामेंट में भी 1/3 महिलाओं के लिए लागू कर दिया जाए। पंचायती राज में जो है लागू हो चुका है, 1/3 महिलाओं के लिए अब रूल आ चुका है। और सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ावा जो है मिल रहा है। और गवर्नमेंट में तो जैसे बिहार में हो गया, इस टाइम बिहार ने तो शायद 50% कर दिया है महिलाओं के लिए जॉब्स, असम ने भी 30% किया है। सेंट्रल की जॉब्स हैं, सीआरपीएफ में भर्ती के लिए 33% महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया है। तो सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि उनको एक अच्छा सामाजिक परिवेश दिया जा सके, आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। लेकिन यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता कोशिश करता है कि आप इस तरह के नियम भी बनाइए कि उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनकी संख्या में भी कमी की जा सके। ठीक है, तो इसके लिए वो सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करता है। अगला हम देखते हैं अपराधी सुधार और प्रशासन। ठीक है, ये भी समाजकार का एक क्षेत्र है, इसको पॉइंट डाल के अब आगे लिखना शुरू कीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित सामाजिक कार्यकर्ता एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित सामाजिक रचना की स्थापना करना चाहता है।
इसलिए वह अपराधियों के लिए समाज में पुनर्स्थापन की व्यवस्था करता है। इसके लिए कानूनों में सुधार, प्रिवेंशन एवं पेरोल को अधिक मानवीय बनाने पर जोर देता है। ताकि अपराध निरोध की समस्याओं पर कार्य किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन। अब बाद में हम निष्कर्ष लिखते हैं, तो अगला आप पैराग्राफ चेंज करके जो है निष्कर्ष यहाँ लिख लीजिए। उपयुक्त क्षेत्रों के आधार पर सामाजिक कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान वह सेवार्थी की क्षतिग्रस्त योग्यताओं एवं क्षमताओं का पुनर्जागरण करते हुए उसे आत्म सहायता योग्य बनाना, ताकि व्यक्ति भविष्य में आने वाली बाधाओं का निराकरण स्वयं अपने प्रयास से कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरे वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, और इस तरह के पैटर्न पर पढ़ाने पर जो है अगर कोई कमेंट है आपका तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये तरीका सही है या कुछ जो खामियां हैं जो भी है आप बता सकते हैं। मैं फीडबैक लेता हूं, उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। फिलहाल जो है कोई इसी तरह से क्वेश्चन वाइज हम लोग करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।